हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन ई दुनिया नॉलेज चैनल। मैं डॉक्टर रतन प्रिया। आज द न्यूज़पेपर हिंदू का एनालिसिस करेंगे। डेट है 22 मई 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पर्सनल जो गारंटर हैं आर लायबल फॉर कॉरपोरेट डेब्ट। जब कोई भी कॉरपोरेट डेट लेता है बैंक से तो उसके लिए पर्सनल लोग गारंटी देते हैं। तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि वो लास्ट रिजॉर्ट में पर्सनल गारंटर को लाया जाता है और उसके बेसिस पे सारा प्रोसीडिंग इंसॉल्वेंसी का किया जाता है। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसमें भी सेक्शन 60 में मेंशन है कि जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग होगी वो कॉरपोरेट डेप्टर और उनके पर्सनल गारंटर के भी अगेंस्ट NCLT देखेगा। तो अगर इस तरह का प्रोविज़न था तो यूजुअली जो पर्सनल गारंटर थे और बाकी लोग थे उन्होंने कोर्ट में उसको इंसॉल्वेंसी जो रूल आया था उसको चैलेंज किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए कि आप वो गारंटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिवनेस गारंटर का फिक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। नहीं तो इससे क्या होगा कि कोई भी किसी को गारंटी दे देगा और अगर गारंटर अकाउंटेबल नहीं होगा तो जो NPA के केसेस बढ़ रहे हैं या जो लोग पैसे लेके भाग जा रहे हैं विदेशों में, तो उस तरह का जो केसेस आ रहे हैं फ्रॉड फ्यूजिटिव का, तो ये सब कर्व करने के लिए गारंटर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसको आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जो फाउसी हैं, जो चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं US प्रेसिडेंट के, उनका एक इंटरव्यू द हिंदू में छपा है। इन्होंने बोला है कि 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है अगर कोविड को कर्व करना है इंडिया में। तो पहला उन्होंने बताया कि वेयरिंग मास्क शुड बी कंपलसरी, सबके लिए वेयरिंग मास्क बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यानी कि सबको वैक्सीनेशन देना ओनली सोल्यूशन है जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाए। और तीसरा इन्होंने बोला कि लोकलाइज्ड लॉकडाउन या कन्फाइनमेंट से ये होगा कि जो स्प्रेड का चेन है वो हम कर्व कर पाएंगे। आप पूरा डिटेल इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। हाई कोर्ट क्वेसेस GST ऑन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो जो GST लगाया गया था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे उसको ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि क्या होगा, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो चीप रेट में लोगों को अवेलेबल होगा। आज के डेट में ऑक्सीजन सबसे बड़ा ज़रूरत है कोविड के क्राइसिस से अगर ओवरकम करना है, तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है बाय हाई कोर्ट। फ्यूचर में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे एक वीडियो बनाएंगे 2 से 5 मिनट का, जिससे आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो किस तरीके से काम करता है या क्या उसकी फंक्शनिंग है। नेक्स्ट हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि जो एक सुधा भारद्वाज, ये एक्टिविस्ट हैं, ये ऑलरेडी अभी 2 साल हो गए या 1.5 साल हो गए ये जेल में है। इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे बेल मांगा था, तो उसी के रिगार्डिंग है कि जो अभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है कि जो मेडिकल बेल है वो किसी भी पर्सन का एक राइट है। बेल नहीं राइट है, सॉरी, लेकिन कोई भी पर्सन अगर है और वो मेडिकल एक्सेस करना चाहता है तो वो उसका राइट है, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो, और वो राइट इंश्योर्ड होता है आर्टिकल 21 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन या राइट टू मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो किस आर्टिकल के अंदर है, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर है और इसी के तहत ये बेल की अपील की गई थी। रिसेंटली 10 दिनों से न्यूज़ में है कि इज़राइल और हमास के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पहले हमास ने इज़राइल पे अटैक किया, फिर कंजिक्यूटिवली 11 दिनों तक इज़राइल हमास के डिफरेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो लोकेशंस हैं उन पे अटैक कर रहा है। तो अभी 11 दिन बाद
एक ऑलरेडी सीज फायर एग्रीमेंट इफ़ेक्टिव हो गया है और इसमें ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर ये सीज फायर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि किसी भी रीजन में आज के डेट में वायलेंस होना एक जियो पॉलिटिक्स को राइज करता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच में राइवलरी बढ़ती है। तो ये एक फ्यूचर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं बढ़ने से बचा दिया है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी मेजर पावर चाहे यूएस हो चाहे रसिया डायरेक्टली नहीं इंटरफियर किया था। बट ये क्राइसिस बढ़ता तो हो सकता था कि फ्यूचर में ऐसा हो, क्योंकि चाइना भी कमेंट करने लगा था पैलेस्टाइनियन जो मुस्लिम हैं उनके रिगार्डिंग कि क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड चुप है या कि क्यों बायस बिहेवियर वेस्टर्न वर्ल्ड दिखा रहा है पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में और जब मुस्लिम इन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। तो ये आगे देखेंगे। इस पे हमास पे हमारा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि एक्चुअली हमास क्या है। और ये एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है या किस रीजन से एसोसिएटेड है। तो इसके बारे में कि हमास है क्या एक्चुअली वो आप जान सकते हैं। सबसे सैड न्यूज़ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स के लिए था या जो लोग इन्वायरमेंटल लविंग हैं कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो उनका डेथ हो गया है। और ये सबसे बड़े एक लीडर थे जिन्होंने चिपको मूवमेंट को एक डायरेक्शन दिया था। तो अगर आप चिपको के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे जब न्यूज़ में रहता है तो यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछता है, तो हमने 2-4 मिनट का वीडियो बनाया है चिपको मूवमेंट पे और सुंदरलाल बहुगुणा पे भी उसी में थोड़ा सा इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या चिपको आंदोलन था, क्या रोल था सुंदरलाल बहुगुणा का, या और क्या फीमेल जो लीडर्स थी उनका क्या रोल था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 80 उड़ीसा ट्राइबल ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव। अगर ट्राइबल ग्रुप में कोविड पहुंच जाता है तो ये बहुत ही हाई कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि दे हैव लीस्ट एक्सेस टू मॉडर्न हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही हाई कंसर्न न्यूज़ है फॉर उड़ीसा। और ये जो डोंगरिया खोंड है ये पीवीजीटी ट्राइब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप ट्राइब इनको बोलते हैं। ये जो ट्राइब हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं और उनमें देखा गया है कि एक गांव में इनमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो 75% है। तो ये बहुत ही हाई है, अगर इस तरफ स्प्रेड हुआ तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो पीवीजीटी ट्राइब हैं वो ऑलरेडी बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है और इस तरह का अगर डिजीज़ उन्हें इन्फेक्ट करेगा तो फर्दर उनके लाइवलीहुड को, उनके एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा कर सकता है। तो इसको अकाउंट में लेने की ज़रूरत है। इन्वेडिंग वायरस इल इक्विप्ड विलेजेस, ये न्यूज़ जो है वो यूपी से था, जो रिसेंट में साइक्लोन ताउते की वजह से बारिश हुआ और उसकी वजह से घाटों के किनारे किनारे देखा गया कि जब सैंड ऊपर से हट गए तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी बॉडी कैसे मतलब हम लोगों ने दफनाए थे। तो ये इस तरह से अगर कि कोई बिना एसओपी के तहत, कोई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के बिना ही अगर इस तरह का ये फ्यूनरल दफना के किया जाएगा मिट्टी में, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉज हो सकता है विलेजेस में इस कोरोना वायरस के स्प्रेड होने का। तो इसको अकाउंट में लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि इसके लिए क्या मेजर्स लिया जा सके। सबसे बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये आया कि जो आरबीआई है उसने अपने प्रॉफिट में से 99,122 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर को प्रोवाइड किया है। और ये सेंटर के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं जो सेंटर का जो रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन जो हो रहा था वो उतना सफिशिएंट नहीं है कोविड के क्राइसिस से लड़ने के लिए। तो इस तरह का जो सरप्लस आरबीआई ट्रांसफ़र कर रहा है, इससे जो सरकार को एक रिलीफ मिलेगा कि वो कुछ और अच्छा या और प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव मेजर कोविड के कंट्रोल के लिए या इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए यूज कर सकते हैं फ्यूचर में।
नेक्स्ट न्यूज़ था कि 13 नक्सल्स किल्ड इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे पर्सनल हैं और जो नक्सल ग्रुप है उनके बीच में हुआ, और कहाँ हुआ, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि रेड कॉरिडोर क्या है। रेड कॉरिडोर क्या होता है आप कमेंट करके बताएं, और इस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे कि नक्सल से रिलेटेड है ये। तो आप एक बार जानें कि रेड कॉरिडोर क्या होता है, वो किस रीजन में है, और इसमें इसको क्यों रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ फ़िलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो नक्सल्स हैं वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारे फोर्सेस और नक्सल फोर्सेस के बीच, उन दोनों उसमें नक्सल को कहीं ना कहीं मार दिया गया है। और ये अच्छी न्यूज़ है कि जैसे जो नक्सल ग्रुप होते हैं वो बहुत सारे टैक्टिक्स के थ्रू फोर्सेस पे अटैक करते हैं या कॉमन विलेजर्स को थ्रेटन करते हैं, और इसकी वजह से एक इंटरनल इनसिक्योरिटी वाला कंडीशन क्रिएट होता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे बाद, अगर एडिटोरियल आता है फ्यूचर में। 120-year-old इंस्पायर एन JNK एन इंटायर JNK विलेज। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए। यूजुअली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी है, और वैक्सीन हेजिटेंसी अगर रहेगा तो हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये जो 120 ईयर की महिला थी धोली देवी, इन्होंने पहले अपने आप को इनोकुलेट किया, और फिर वो अपने यंगर जो जनरेशन के लोग थे उन्हें मोटिवेट कर रही हैं कि कैसे मतलब एक ये लीडर का काम करें, जैसे सेट बाय एग्जाम, खुद को एज एन एग्जाम्पल सेट कर रही हैं लोगों के सामने कि अगर मैं ले सकती हूँ तो आपको भी लेना चाहिए, अगर मैं लेने के बाद सेफ हूँ तो आपको भी लेना चाहिए। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे वैक्सीन हेजिटेंसी को अगर हर गांव में इस तरह का कोई लीडर निकल के आ जाए तो जो हेजिटेंसी है वो कम किया जा सकता है। INS जो राजपूत है उसको डीकमीशन कर दिया गया है। ये USSR से लिया गया था, और ये जो INS राजपूत है वो डिस्ट्रॉयर क्लास का नॉवल शिप था। तो इसको इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो INS राजपूत है वो क्या है, तो वो डिस्ट्रॉयर है, ये ध्यान रखना। और ये INS राजपूत का जो यूज है ऑपरेशन अमन में यूज किया गया था। और आप ऑपरेशन जो अमन था वो कब किस लिए किया गया था, वो श्रीलंका में भेजा गया था पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट जो है कि FDI जो रूल है वो ट्वीक किया गया है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो FDI का लिमिट है अभी जो इंश्योरेंस में 74% है, उसके रिगार्डिंग कुछ नए रूल आए हैं। तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें FDI का लिमिट कितना है, तो वो 74% है, ये याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट IR से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि चाइना ऑफर 3 बिलियन असिस्टेंस जैब्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये चाइना का एक रीच आउट प्रोग्राम है डेवलपिंग 80 कंट्री को फ्री वैक्सीन देने का। तो ये कहीं कहीं ये जो चाइना है वो वर्ल्ड लेवल पे अपना प्रेजेंस और भी एक लीडरशिप रोल को फोकस करना चाहता है, और कहीं कहीं वो चाइना का जो कंपटीशन है वो US से है और इंडिया से है। तो जैसे कि ये बाकी कंट्री, जैसे इंडिया ने ऑलरेडी चलाया था एक प्रोग्राम जिसमें वैक्सीन मैत्री, और तो उस वैक्सीन जो डिप्लोमेसी था अपना उसके तहत हम भी ऑफ़र कर रहे थे, तो उसी तरह का ऑफ़र चाइना भी कर रहा है बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। बाकी जो क्लासेस चल रहे हैं इज़राइल और पैलेस्टाइनियन या इज़राइल स्पेसिफिकली हमास के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा ही डेथ या कैजुअलिटी हुए हैं, और उसमें हमें ध्यान, और कहीं न कहीं ये मॉडर्न वर्ल्ड में लोग वॉर इस तरह करना
या इस तरह अटैक करना कहीं ना कहीं अच्छे स्पिरिट में नहीं लिया जाता है। बट फाइनली सीज फायर अचीव हो चुका है, तो वो अच्छी बात है। बाकी इसमें एक आर्टिकल दिया था कि आखिर ये सीज फायर हो गया, लेकिन जो इज़राइल गाजा पे अटैक किया, क्या उससे कुछ हासिल हुआ? तो इसमें जो नेतन्याहू हैं, वहाँ के जो लीडर हैं इज़राइल के, उन्होंने बोला कि ये एक तरह से फोर्सफुल डिटरेंस का काम करेगा अगेंस्ट हमास, क्योंकि अभी तक जो अटैक किया है इज़राइल ने, वो हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, जिससे कि हमास जो है वीकेन हो जाए। लेकिन पहले भी देखा गया है कि 2014 में एक बार सीज फायर हुआ था और वो काफ़ी फ्रेजाइल साबित हुआ, और फिर से वापस से 2021 में कहीं ना कहीं इस तरह का वायलेंस देखने को मिला है। तो इसीलिए अब ये देखना होगा कि जो ये सीज फायर हुआ है बिटवीन हमास एंड इज़राइल, जो किसने इसको ब्रेक थ्रू दिया है, वो इजिप्ट ने दिया है। तो ये इस तरह का जो एग्रीमेंट हुआ है वो कितना सक्सेसफुल होगा, वो देखने की। इसके अलावा जो एडिटोरियल अब डिस्कस करते हैं, तो ये वैक्सीन से रिलेटेड है कि इसमें बताया, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों फाइनली हमें वैक्सीन को ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो इसमें ये बताया गया कि जो सेकेंड यूज जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है कि सेकेंड डोज, पहले डोज और सेकेंड डोज में जो डिफरेंस है अभी बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, 4 to 8 वीक का गैप होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है, 3 मंथ का गैप कोविशील्ड में कहा गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो सेकेंड वेव में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि जो 2 मंथ का जो डोज बचेगा वो हम किसी और को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन बढ़ेगा। क्योंकि इनिशियली जब हम अप्रैल में देख रहे थे कि अप्रैल में क्या था, हमारा प्रायोरिटाइजेशन बस जो ग्रेटर रिस्क पे थे, यानी कि 45+ पे हम फोकस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का कमी नहीं देखा गया। उस टाइम वैक्सीन ज़्यादा अवेलेबल था और वैक्सीन वेस्ट भी हो रहे थे। लेकिन अभी करेंटली वैक्सीन का शॉर्टेज देखा गया है, क्योंकि हमने 18+ को भी इंक्लूड कर लिया है। और लेकिन ये जो वैसे तो यूके में रिसर्च हुआ है कि जो सेकेंड डोज में गैप जितना, मतलब अगर 3 मंथ का गैप होगा तो इम्यूनिटी उतना ही अच्छा होगा, इसमें बताया गया है। तो इसमें बट इंडियन पॉपुलेशन पे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें ये कहा गया है कि ये क्लियर नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो रिसर्च हो रहे हैं वो एक तरह से पुश देते हैं, या कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि डोज के गैप में ये जो इम्यूनिटी है वो हम बूस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका जो डबल बेनिफिट है कि हम और भी लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो इसमें वही सजेशन दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इनैकुलेट करने की ज़रूरत है, यानी कि वैक्सीन देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो प्रोटेक्शन है लोगों में वो ज़्यादा हो जाएगा, और एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और हर्ड इम्यूनिटी को करने के लिए हमें कम से कम अपने 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल था वो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में था, कि जैसे कि 15 मई को व्हाट्सएप का लास्ट डेट था डेटा के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को नोटिस दिया है कि इस तरह का जो इस तरह का जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्यों लाया गया, या क्या ये कंपैटिबल है इंडियन लॉ के हिसाब से या नहीं। तो इसमें देखेंगे कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, ये है कि अकॉर्डिंग टू जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप का, उसमें कहा गया है कि
यूजर वुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप द ऐप फ्रॉम शेयरिंग डेटा। यानी कि अगर पॉलिसी आप एडॉप्ट नहीं करते हैं या उसको एग्री नहीं करते हैं तो उसमें पहले ये बोला गया था तब भी आपके डेटा शेयर किए जाएंगे। और किससे किए जाएंगे? वो फेसबुक के से किए जाएंगे, जिसकी डेडलाइन थी पहले 8 फरवरी। लेकिन बाद में जब कंट्रोवर्सी आया फेसबुक के बीच में तो एक यूजुअली बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म ने ऑफ़र किया कि हम इससे बेटर प्राइवेसी पॉलिसी दे सकते हैं, जैसे कि सिग्नल था, टेलीग्राम था। तो उसके बाद व्हाट्सएप ने ये जो डेट था एक्सटेंड करके मई 15 कर दिया था। तो उस टाइम तो कर दिया गया था, लेकिन इस टाइम जो 15 मई बीत गया है फिर भी अभी भी वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा अपडेट करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग क्यों ज़रूरत है इंडिया के पॉपुलेशन के तरफ से गवर्नमेंट को ये देखने की कि क्या व्हाट्सएप की पॉलिसी इंडियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं। तो उसमें रीज़न ये है कि जो व्हाट्सएप है उसके 2 बिलियन यूज़र हैं और इंडिया में उसके 2 बिलियन यूज़र्स वर्ल्ड में है और 500 मिलियन जो यूज़र हैं वो इंडिया में है। तो इंडिया में वैसे भी देखा जाता है कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत ही कम है। और इसमें जो पॉलिसी ला के क्या करना चाहता है व्हाट्सएप, ये कह रहा है कि बिजनेस इंटरेक्शन को और भी स्ट्रेंथन करना है। और जो पर्सनलाइजिंग एड्स है, जैसे कि अब आप व्हाट्सएप में क्या चैट कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी चॉइस बेस्ड जो ऐप है वो ऐड जो है वो फेसबुक पे दिखाए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे या किसी भी यूजर के प्राइवेसी को ब्रीच होगा। और ये इस डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग प्राइवेसी इंडियन पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कम है। और इस ऐड की वजह से कहीं ना कहीं फेसबुक एक मनी भी क्रिएट करेगा। इसी के रिगार्डिंग जब हाई कोर्ट में पिटीशन कोई डाला तो हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप से रिप्लाई मांगा था। उसमें व्हाट्सएप ने बोला था कि अगर कोई हमारा अपडेटेड पॉलिसी प्राइवेसी का जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। यानी कि वो या तो आपको शेयर ही करना पड़ेगा और या आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से फोर्सफुल अप्रोच देखा गया व्हाट्सएप की तरफ से। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है, जिसको माईटी बोलते हैं, उसने व्हाट्सएप का 7 डे के लिए रिस्पांस मांगा, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट को लीड देना पड़ेगा कि क्यों जो व्हाट्सएप इस तरह का स्टेप ले रहा है वो क्यों ले रहा है और क्यों इंडियन पॉपुलेशन को या इंडियन यूजर को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। क्योंकि सेम टाइप की पॉलिसी अदर देन इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनका एक लॉ है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि GDPR जो है वो किस से रिलेटेड है और किस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये EU का एक लॉ है प्राइवेसी से रिलेटेड। तो इसके तहत इस तरह का रूल व्हाट्सएप यूरोपियन कंट्रीज़ के यूज़र्स में नहीं ला सकती, लेकिन इंडिया में वही चीज़ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसके लिए ये व्हाट्सएप को किसी भी जायंट जो कंपनीज़ हैं ये सोशल मीडिया की, चाहे वो गूगल हो, चाहे बिग बास्केट हो, चाहे कू हो, ये सारी जो ऐप हैं एक ही तरह की प्राइवेसी पॉलिसी रखते हैं। उन्हें इस तरह से इररिस्पॉन्सिबल नहीं बिहेव करना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि इंडिया को एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाना चाहिए और उस डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत जो उस लॉ को फॉलो करेगा वही अलाउ होना चाहिए यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। बट जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस फ्रेंडली भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो पॉपुलेशन है या जो यूजर्स हैं उनके डेटा प्राइवेसी और उनके राइट्स का भी प्रोटेक्शन एट द सेम टाइम करना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट ये जो न्यूज़ था, एडिटोरियल लिखा था, ट्रम्पिंग मेजॉरिटेरियनिज्म इन द हिंदू हार्टलैंड। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली ड्रिवन आर्टिकल था। अगर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट में तो एसर्ट कर पाया, लेकिन जब बंगाल और तमिलनाडु या केरला का इलेक्शन हुआ तो उसमें देखा गया कि जो रीजनल पार्टीज थे दे हैव डोमिनेटेड एंड हैव चैलेंज्ड द बीजेपी इनटू द इलेक्शन। तो आप इसको नॉलेज के लिए चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम एड्स की फाइट जो हमारा पास्ट में रहा है उससे हम सीख सकते हैं। कोविड वैक्सीन पेटेंट रिलेटेड क्या हमारा रोड मैप होगा फ्यूचर में। तो जैसे इन्होंने जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी हमें अचीव करना होगा अगर हम कोविड-19 को प्रिवेंट करना चाहते हैं। और ग्लोबल इम्यूनिटी तभी अचीव हो पाएगा जब हम मैसिव क्वांटिटी में वैक्सीनेशन एट एफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करें थ्रू आउट द ग्लोब। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वैसे इन्होंने बोला कि जो पेटेंट होता है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है कोई भी जो इनोवेशन करता है उसका, जो पर्सन इनोवेट करता है उसको इस इनोवेशन के ऊपर एक राइट होता है, उसी को पेटेंट कहते हैं। तो ये जो पेटेंट है वो उसमें एक वॉलंटरी, यूजुअली एड्स के टाइम देखा गया था कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न आया था कि जो कंपनियां इनोवेट कर रही थी वही अपना जो फॉर्मूला था वो शेयर की बाकी कंपनियों के साथ, और वो अपने एग्रीमेंट के साथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाई थी पास्ट में। लेकिन सेम चीज़ें हमें कोविड के टाइम देखने को नहीं मिला है। और जो पेटेंट का राइट है वो ट्रिप्स के तहत WTO में प्रोविज़न है। इसके लिए जो ट्रिप्स के लिए जो प्रोविज़न था वो 2021 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में एक प्रपोजल दिया कि ये जो इनोवेशन का राइट है, यानी पेटेंट जो राइट है कोविड से रिलेटेड, उसको वेव ऑफ कर दिया जाए ग्लोबली, जिससे कि अफोर्डेबल वैक्सीनेशन हम कर पाएँ। तो इसके रिगार्डिंग कई प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे कि अभी बताया हमने कि वॉलंटरी लाइसेंस एक प्रोविज़न है, जिससे कि जो कंपनियां हैं वो खुद ही आगे आके कहें कि हमें अपना लाइसेंसिंग जो है, हमें रॉयल्टी नहीं कमानी है, हम अभी इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी अभी क्या 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 अपना जो फॉर्मूला है बाकी कंपनियों के साथ शेयर करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन लेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो इसमें इसके तहत जो लॉ आया था वो हमने बताया कि 1990 में WTO ने एक ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट लाया गया, और इसी में वॉलंटरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न है। इसके अलावा जो है एक UN एफिलिएटेड मेडिसिन पेटेंट पूल का भी प्रोविज़न है, और इसमें जो UN एफिलिएटेड मेडिसिन पूल है उसमें बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स के रिगार्डिंग जो ड्रग्स था उसके लिए आगे आए थे। तो यही सेम चीज़, इससे क्या हो गया था कि जो प्राइस है एड्स के ड्रग्स का वो काफ़ी महंगे होते थे, वो रिड्यूस हो गया $200 to $500 पर पर्सन पर ईयर से सीधा वो $39 पर पर्सन पर ईयर हो गया, तो जो बहुत ही लो हो गया। इस तरह का अगर हम अप्रोच अपनाएंगे कोविड में तो कहीं ना कहीं हम अफोर्डेबल वैक्सीन डेवलप कर पाएंगे। तो बोला कि इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ इमरजेंसी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मेजर हैं। अब एक तो हमने मेजर बताया कि वॉलंटरी जो लाइसेंसिंग था, दूसरा मेजर बताया कि ट्रिप्स के तहत अगर WTO पूरे पेटेंट को ही ख़त्म कर दे कोविड से रिलेटेड तब भी ये एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा प्रोविज़न ये है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, कंपलसरी जो लाइसेंसिंग है वो भी WTO के ही तहत एक दोहा डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें कहा गया था कि जब भी हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो कोई भी नेशनल जो गवर्नमेंट है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत
पेटेंट राइट को ख़त्म कर सकता है। तो ये यूजुअली इसमें जो दोहा डिक्लेरेशन है उसके सेक्शन 5 में किसको किसको आज के डेट में एग्जेम्पशन है, एड्स को लेके एग्जेम्पशन है, मलेरिया को लेके एग्जेम्पशन है और ट्यूबरक्लोसिस को लेके एग्जेम्पशन है। अगर ये तीनों प्रॉब्लम वैसे भी ग्लोबली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो कोविड का क्राइसिस है वो उससे भी बड़ा क्राइसिस है। और इस टाइम हमें कहीं ना कहीं इसको कंसीडर करना चाहिए कि दोहा डिक्लेरेशन के तहत वेबर दे दिया जाए। उसके अलावा चौथा जो ऑप्शन हमारे पास ये है कि कोवैक्स एक एग्रीमेंट है गावी के अंतर्गत, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज़ डोनेट कर रहे हैं वैक्सीन को, और या जो कोविड रिलेटेड मेडिसिन है, और फिर वही वैक्सीन बाकी लो इनकम कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इंडिया भी कोवैक्स प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें क्या होगा, अगर इस तरह का प्रोविज़न लाया जाए तो इसमें ये होगा कि पेटेंट राइट भी नहीं ख़त्म करना पड़ेगा और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कोवैक्स प्रोग्राम का, कि ये बहुत ही अंडर फंडेड है। जो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने बोला कि जो अगर इस पेस से अगर कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हम लो इनकम कंट्री को हेल्प करें तो उन्हें 2022 तक वेट करना पड़ेगा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है पूरा फुल वैक्सीनेशन प्रोसेस अचीव करने के लिए। तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा और कब तक इस तरह का लॉकडाउन होगा ये भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है वो इकोनॉमिकली बहुत डेंजरस है। अगर लोग कोविड से नहीं मरेंगे तो ये फियर है कि एक टाइम हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या इनकम सोर्स नहीं होगा या लोगों के पास काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक कुछ रॉन्ग एक्टिविटी है या क्रिमिनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे सकता है। तो इसीलिए इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि एक WHO का कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल है, ये WHO का है, जिसमें ये ऑफ़र किया गया है कि बहुत जो कंपनियां हैं अगर वॉलंटरी आनी चाहती हैं अपने पेटेंट राइट को छोड़ के और शेयर करना चाहती हैं अपना इनोवेशन या फॉर्मूला, तो वो आ सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई नहीं लीड लिया है और कोई भी बड़ा कंपनी ने लीड लेके नहीं आया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये फेल हो रहा है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, वो ओनली ऑप्शन ये बचता है कि हम जो वेवर है ट्रिप्स के तहत कम से कम उसको हटाएं या कंपलसरी लाइसेंसिंग का यूज करें। इससे दो चीज़, मतलब इसलिए नहीं आज के डेट में पेटेंट राइट को ऑफ़र करने की ज़रूरत है। कंपनियां चाहें तो ये जो पेटेंट राइट है वो अभी ऑफ़र इसलिए ना करें कि हमें सोशल जस्टिस के नाम पे, लेकिन ये सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस है और इस टाइम लाइफ सेव करना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, उसको ध्यान देना चाहिए बाकी सभी कंपनियों को जो कोविड के ड्रग्स और वैक्सीन बना रही हैं। इससे हम एक डेडलियर जो आउटकम है फ्यूचर में रोक सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है उन इनोवेटर्स की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जो इनोवेशन कर रहे हैं कोविड डिजीज़ को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो वैक्सीनेशन के टर्म में या ड्रग डेवलप करने के टर्म में या किट डेवलप करने के टर्म में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।